आप देख रहे हैं हाई न्यूज राहुल शर्मा के साथ। चुनावी जमघट में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे दमदार और आंदोलनकारी नेता से जो दतिया में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और दतिया से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं जनता के मुद्दों को लेकर। ऐसे ही आज वो यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं दतिया से। पिछला इलेक्शन उनने दतिया जिले की शौड़ा विधानसभा से लड़ा था। अब हम इनसे बात करते हैं दामोदर सिंह जी से कि दतिया में काफ़ी संघर्ष कर इनने ऐसी एक ज़मीनी ताकत यहाँ हासिल की है कि लोगों में ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ दतिया में राजनीति कर रहे हैं। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। आप लगातार आंदोलन करते रहते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं, और ये दतिया के लिए बहुत बेहतर रहा कि ऐसे नेता दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दतिया की जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या दतिया में गांव और शहर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। जी दतिया शहर में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जी जो विकास पुरुष होने का दावा करते थे, जो श्रीमान अब चले गए हैं, उन 18 साल के शासन में बीजेपी की सरकार में एक कारखाना, एक उद्योग, एक फैक्ट्री नहीं लगी। 18 लोगों को भी 18 साल में रोजगार नहीं मिला। इस कारण से नौजवान पढ़ा लिखा फ्रस्ट्रेट होकर नशा, कट्टा और सट्टा उसमें लिप्त हो गया। ये बहुत जरूरी है कि दतिया शहर के लिए रोजगार का इंतजाम कराया जाए। तो मेरी प्राथमिकता में है कि जब मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहला प्रयास उसके लिए करूंगा। दूसरा, गांव में रहने वाला गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, माता बहनें हो, जो शासकीय योजनाएं चल रही वो सिर्फ कागजों में चल रही, उनको धरातल पे उतारने का काम करना है। किसान के लिए बिजली, पानी और ये जो सब संकट होते हैं उन सब के लिए भी लड़ने का काम करेंगे। तो ये बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो मौका मिलेगा तो 2 साल के लिए मौका मिलेगा, जी। लेकिन इन्हीं 2 साल में हम ऐसा करके दिखाएंगे कि जनता पसंद करेगी और आगे भी मौका देगी। दामोदर जी, यहाँ एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बीजेपी की यहाँ सरकार है और कांग्रेस से यहाँ विधायक रहे हैं। दोनों लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उस लाला के तालाब पर आप ये देखिए कि जहाँ 10,000 की आबादी वहाँ निवास करती है, अगर कहीं तेज बारिश हुई और वहाँ से तालाब फटा तो 10,000 15,000 की आबादी वहाँ से प्रभावित होगी और कई जाने जा सकती हैं उससे। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, अब इसको मैं बहुत गंभीरता से देखूंगा भी। और मैं फिलहाल आपको इतना कह सकता हूँ कि जब मैं एमएलए बनूंगा तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत सीरियस हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारण से, जान माल की हानि कभी जीवन में ना हो किसी की, ये तो हर सरकार की और हर जनप्रतिनिधि का प्रयास होना ही चाहिए। तो आपने विषय बताया, ये विषय बहुत गंभीर है। मैं जरूर इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड चाहूँगा, और जब एमएलए बनूंगा तो उसके लिए भी जो आवश्यक और ठोस कदम है वो जरूर उठाऊंगा। लगातार आप देख रहे होंगे कि इन 2.5 सालों में करीब काफ़ी हत्याएं इस दतिया जिले में हुई हैं। क्राइम रेट एकदम से बढ़ गया। तो इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे आप, यहाँ के विधायक को या सरकार को? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। अगर एक दूसरे पे दोनों भले ही डालते रहे, लेकिन जिम्मेदार दोनों हैं। जनप्रतिनिधि की अगर कोई ऐसा है, एमएलए अगर कोई है और उसकी सरकार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। विधानसभा है, विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकता है, हजारों लोगों को ले जाके और घेराव करने का काम कर सकता है। तो ये शिद्दत होना चाहिए काम करने की, अपोजिशन के लीडर की भी, विपक्ष के नेता की। इसके साथ साथ जिनकी सत्ता है और जो उस सत्ताधारी दल से चुनाव लड़े थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है। बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है। कैसे पल्ला लोग झाड़ते हैं राहुल भाई, ये देखो। जो जीत जाता है वो अगर विपक्ष में बैठा होता है तो उसका बहाना कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। जो हार जाता है वो कहता है जिसको जिताया उसके पास जाओ, हमारी सरकार जरूर है लेकिन तुमने जिता तो उसको दिया, अब भुगतो। ये जनता को ऐसे सजा दी जाती है। मैं तो अभी तक चुनाव नहीं जीता विधानसभा का, भले 30,000 आए, बहुत कम वोट से हारा था 2 साल पहले जो चुनाव था, लेकिन मैं जीतूं या हारूं इससे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे जो वोट दे या ना दे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं, तो हर हाल में आधी रात को भी हमें उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जो भी क्राइम रेट बढ़ा है, दोनों ही लोगों, दोनों ही पार्टियां उसके लिए दोषी हैं। मैं ये वादा करता हूं कि दामोदर यादव बनेगा तो सबसे पहले क्रिमिनल
जितने भी होंगे सब जेल की हवा खाएंगे, कोई बाहर दिखाई नहीं देगा। यादव जी, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन 20 सालों का लोग बीजेपी विकास गिनाती है कि हमने ये किया है, ये किया। तो आप जब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हो तो आपको ऐसी कौन-कौन सी समस्या सामने आ रही है जो जनता आपसे कह रही है? वृद्ध अवस्था पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, इनने घोषित कर रखी है। अगर मिलती है तो 100 में से 25 लोगों को मिलती है और सिर्फ 600 रुपये मिलती है। आप बताइए 600 रुपये में आज कौन क्या कर सकता है। विधवा पेंशन 600 रुपये मिलती है, इतना ही नहीं विकलांग पेंशन तक 600 रुपये देते हो, तो ये भीख नहीं है तो क्या है। कोई टॉफी तक नहीं खिला सकता अपने बच्चों को 600 रुपये में हर महीने। तो आधे से ज्यादा लोगों को मिल नहीं रही, और मिल रही है तो 600 मिल रही है। तो ये खोखला विकास है। अब अगर हम बात कर रहे हैं शहर के विकास की, तो आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई लेकिन स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले देखा था कि एक डिलीवरी वहीं हो गई, बिस्तर भी नहीं मिल पाया। तो ऐसी अगर स्थितियां होंगी तो ये कैसे विकास होगा। बना दिया एयरपोर्ट लेकिन एक जहाज लैंड नहीं कर रहा है। तो ये विकास सब खोखला है, इसको ज़मीन पे उतार के लाना पड़ेगा और हकीकत में लोगों के काम कराने पड़ेंगे। तो ये जो विकास के दावे हैं ये सब खोखले हैं, सब झूठे हैं। 100 दावे करने की जरूरत नहीं है कि हमने 100,000 करोड़ का काम करा दिया। जरूरत इसकी है कि आपने 10 करोड़ का काम कराओ लेकिन जमीनी हकीकत में कराओ। ये ठीक उसी तरीके से दावे हैं जैसे कभी बुलेट ट्रेन चलाने का दावा किया गया था। अब बुलेट ट्रेन चल भी जाए तो वो तो 500 लोगों के लिए चलेगी, और 5 करोड़ लोग जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए क्या। इसी तरीके से अगर एक हवाई जहाज उतरने भी लगे तो उस एयरपोर्ट का क्या फायदा, और उस एयरपोर्ट में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उतना गांव गरीब और किसानों के लिए खर्च कर देते तो बेहतर व्यवस्था नहीं होती। कोई कारखाना बना देते तो रोजगार नहीं मिलता क्या बच्चों को। तो ये फालतू के विकास की बातें हैं, सब झूठी है। यादव जी, एक और बड़ी मूलभूत समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के पलायन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। स्कूल तो बने हैं लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। अगर टीचर भी हैं तो वो पढ़ाते नहीं हैं। अगर वो पढ़ाते भी हैं तो पता लगा कि एक टीचर है, उसने सारे बच्चे एक ही जगह बैठा लिए, बाकी सब गपशप कर रहे हैं। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनमें मजबूरी पड़ती है लोगों को शहर में आने की कि हम वहाँ शहर में रहेंगे तब बच्चों को पढ़ा पाएँगे। तो जो शिक्षा विभाग है और आप देख रहे होंगे राजनीति के दबाव में लोग आसपास के शहरों के आसपास और शहरों में 20-20, 25-25 सीटर एक स्कूलों में है। तो एक ये भी बड़ी समस्या है, कोई इसको मुद्दा को कोई नहीं उठाता है। ना बीजेपी उठा रही है, ना कांग्रेस उठा रही है। देखिए मैं तो इस मुद्दे को हमेशा उठाता हूँ, इसमें शिक्षा को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा एक जगह पढ़ सके, ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों को करानी चाहिए। अब चूंकि हम सरकार में नहीं है, लेकिन जब हम एमएलए बनेंगे तो इस मुद्दे पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये बिल्कुल राहुल भाई अच्छा विषय आपने कहा कि गांव में अगर 200 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं तो वो कैसे पढ़ा लेंगे। अनुपात क्या है शिक्षकों का की संख्या क्या है उन बच्चों के अनुपात में जो पढ़ रहे हैं। तो शिक्षकों से शिक्षा के अलावा सारा काम कराया जाता है। जनगणना भी उन्हीं से करा लो, कौन कौन सी गणना है उनसे करा लो। फिर वो सेटिंग करके जो सत्ताधारी दल से संबंध वाले हैं तो पढ़ाने नहीं जाए, बस उनकी हाजिरी पर भर्ती रहती है। तो शिक्षा को इन्होंने पूरी तरह से शैक्षणिक व्यवस्थाओं को खत्म किया है ताकि निजी शैक्षणिक संस्थान फले फूले। अब आप बताइए गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा या छोटे कर्मचारी व्यापारी का बेटा कैसे उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए जिसकी फीस 1 लाख रुपए महीना है। चलो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 20,000 रुपये महीना है वो भी कैसे पढ़ाए, 10,000 रुपये महीना भी कैसे पढ़ाए। तो निश्चित रूप से ये शिक्षा भी एक तरीके से 2-3% लोगों तक सीमित कर दी गई है। स्वास्थ्य की भी वही स्थिति है कि अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी 2-3% से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों इशू ऐसे हैं जिन पर लड़ाई लंबी है, लेकिन दामोदर पूरी ताकत से लड़ेगा। सरकारें कितनी भी, सरकार में सत्ता में बैठे लोग हों चाहे विपक्ष में बहुत लंबे समय से बैठे हुए लोग हों, ये सब शिक्षा माफिया बन गए, स्वास्थ्य माफिया बन गए। इन्हीं सब के पैसे लगे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, इन बिजनेस में। इन सब के लोगों को उजागर करके ऐसी व्यवस्था तो मैं करा के रहूंगा कि कलेक्टर का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक स्कूल में पढ़े और मंत्री का बेटा और किसान का बेटा एक अस्पताल में इलाज कराए। यादव जी, एक और मैं आपको मुद्दे की तरफ ले जाऊंगा कि यहाँ धार्मिक नगरी है, मोहन जी ने यहाँ शराब पे पाबंदी लगाई है कि इतना एरिया है यहाँ शराब नहीं बिकेगी। उनने
एक यहाँ निचलवाड़ी रोड पे एक अड्डा बना दिया है और एक यहाँ स्कूलों के बीच में झांसी रोड पे। नगर पालिका ने कह दिया ये हमारा एरिया हमारे क्षेत्र से बाहर है, और जब रजिस्ट्रियाँ कराता है आदमी प्लॉट की, तो वो टोल प्लाजा तक उनका एरिया लग जाता है, डगरी तक उनका एरिया लग जाता है, रामनगर बाजी तक उनका एरिया लग जाता है, या रिछारी तक उनका एरिया लग जाता है। फिर रेवेन्यू लेने के लिए सरकार का एरिया बढ़ जाता है, नगर पालिका क्षेत्र बढ़ जाता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, पहली चीज तो ढोंग बहुत करती है ये सरकार। धार्मिक नगरी है इसलिए शराब नहीं बिकेगी। लोग जो फ्रस्ट्रेशन में शराब पीते हैं वो उनके फ्रस्ट्रेशन दूर होगा रोजगार से। लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि वो शराब के आदी ना बने। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि धार्मिक नगरी में नहीं बेचोगे और कोई जिसको पीना है वो 15 किलोमीटर दूर से लेके आ जाए। पहली चीज तो ये ढोंग करना सरकार को बंद करना चाहिए। लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट विषय उठाया। जब सरकार को रेवेन्यू वसूल करना है तो सारे नियम एक तरफ, और जब इस तरीके की चीजें करना है तो अब वो देखिए उसमें भी तरीका ढूंढ लिया उन्होंने कि नगर पालिका की सीमा के बाहर जाना है और शराब बेचते रहो, सो कोई दिक्कत नहीं। नियम तो ये बनाया ना कि नगर पालिका में नहीं बिकेगा, नगर पालिका क्षेत्र में, क्योंकि माँ पीताम्बरा की नगरी है। मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर 2 की शराब गुजरात में ही बिकती है। तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, समाज सुधार की दिशा में कुछ अच्छे काम करना चाहिए। एक उदाहरण इसी से मुझे याद आया, जैसे आप कहते हो लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना की जो स्कीम है, आप मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ का कर्ज और उठा लेते हो और चुनाव के टाइम आप बहुत दम से पैसा बांट देते हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो रिश्वत से वोट खरीदने की एक कोशिश। आप वही 5,000 करोड़ जो आप चुनाव के टाइम खर्च करते हो, अगर उसको विदाउट भ्रष्टाचार कोई ऐसी स्कीम्स बना के लगा दो कि गांव में घर में रहने वाली महिला हाउस वाइफ भी, हाउस मेकर भी 2-4 घंटे का टाइम निकाल के घर में कोई रोजगार कर सके। बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं जो हाउस वाइफ कर सकती हैं। उसके लिए उनको अगर प्रोवाइड करा दो पैसे और वो संसाधन, तो वो खुद जो आप 1,500 आप रुपए महीने दे रहे हो, इससे बेहतर वो 5,000 रुपए महीने कमाएंगी। लेकिन वो इसलिए नहीं देना है कि फिर वो 1,500 रुपए में वोट क्यों देंगी। तो सरकार तो इस तरह के ढोंग करती है। जब हमें मौका मिलेगा, हमारी राजनीति में बहुत लंबा संघर्ष हो गया 30 साल का, अगर हमें सदन में पहुंचने का मौका देती है जनता, तो यही मूलभूत समस्याएं हैं, यही सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं लड़ूंगा। और ना सिर्फ लड़ूंगा फॉर्मेलिटी औपचारिकता के लिए, निर्णय भी होंगे, परिणाम भी निकलेंगे, व्यवस्थाएं भी बदलेंगी। यादव जी, आपका इलेक्शन जो यहाँ हो रहा है, आपके साथ प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एक तो कुंवर साहब ही हैं जो यहाँ, घनश्याम सिंह जी जो आपके पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे यहाँ से नरोत्तम जी थे, उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है, तो आशुतोष जी यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। तो आपको क्या लग रहा है, आपका जो मुकाबला होगा वो किस प्रत्याशी से होगा? कुंवर साहब कौन है? कुंवर साहब मतलब ये घनश्याम सिंह जी जो शेवड़ा से। घनश्याम सिंह जी तो बड़े भाई जैसे हमारे, वो तो 70 साल के आसपास होंगे। मैंने तो कुंवर सुना था, कम उम्र के लोगों को बोला जाता है। तो अभी नाबाल की नहीं कटी क्या? कैसे कुंवर मतलब क्या है? और जब से संविधान लागू हुआ है तब से ना कोई राजा है, ना कोई महाराजा है, ना कोई कुंवर है, ना कोई राजकुमार है। और अगर कुंवर, राजकुमार, राजा, महाराजा हैं तो फिर जनता में वोट मांगने का को जा रहे हैं? फिर तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए भाई। तो पहले तो कोई कुंवर नहीं है। दूसरी आशुतोष की जो आपने बात की, आशुतोष भी संघ के एक कार्यकर्ता है और काफी अच्छा वो संघ में काम करते थे, वो उनके संगठन के लिए काम करते थे। लेकिन जहाँ तक चुनावी प्रतिद्वंदिता का विषय है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी से कंपटीशन है। हमारी तैयारी 100 दिन पहले से चल रही थी, और हमारा जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे आज आपने छेड़े, बहुत सारे मुद्दे, उनमें से 80% मुद्दे आपने छेड़े हैं। उन मुद्दों पे हम लड़के जीत सकते हैं, उन मुद्दों पे लड़के हम उन मुद्दों को हल करा सकते हैं, ये जनता को भरोसा है। और इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग की बात भी हम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं। अब आप देखिए, हम शुरू से कहते थे कि एक पार्टी है मनुवादी को सपोर्ट करती है तो दूसरी सामंतवाद को सपोर्ट करती है। ये दोनों ही के टिकटों से सिद्ध हो गया। जब नरोत्तम जी का कट रहा था तो कुछ कुशवाहा भी टिकट मांग रहे थे, एक यादव भी कोई सुनने में आ रहे थे, लेकिन नहीं दिया गया। मिश्रा जी की जगह फिर तिवारी जी को दिया गया। अब अगर घनश्याम सिंह जी की बात कर लें तो घनश्याम सिंह जी की जगह दो कुशवाहा मांग रहे थे, स्वामी कुशवाहा, जीतू कुशवाहा, राधेलाल बघेल साहब मांग रहे थे, लेकिन तीनों में से किसी को नहीं दिया गया, कुंवर साहब को लाया गया। तो एक सामंतवादी सोच की पार्टी है, एक मनुवादी सोच की पार्टी है, और हम गांव गरीब किसान की
और आम जनता की सोच रखने वाली पार्टी है। इसलिए मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट, ये सारे मुद्दे मुद्दे तैर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और सोशल जस्टिस की बात भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि इनमें से कोई मुकाबला कर पाएगा। बड़े अंतर से आजाद समाज पार्टी जीतेगी, और जीतेगी तो मैं आज से उस बात का लोड ले रहा हूं कि मैं जीत के सिर्फ झूठे वादे करके नहीं भाग सकता। वादे वही करूंगा जिनको मैं पूरा कराने के लिए पूरी जी जान लगा सकूं। तो कोई कंपटीशन नहीं है चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं यादव जी, एक और है कि जनता ये चाहती है कि हमारा जो नेता जीत के जाए वो अपनी बात सदन में उठाए, अधिकारियों से लड़े, अपने अधिकारों के लिए, अपनी जनता के अधिकारों के लिए। भले काम हो पाए या ना हो पाए वो अलग बात होती है, क्योंकि एक जैसे विधायक बन के आप यहाँ से जाओगे, सरकार नहीं होगी आपकी, आपको अधिकारों की लड़ना पड़ेगा, सदन में भी लड़ना पड़ेगा, अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा। तो जनता भी ये चाहती है कि हम जिसको चुन के भेज रहे हैं वो कम से कम हमारी आवाज़ को ताकत से उठा पाए। ठीक बात, ठीक बात है, आपका बिल्कुल सही कहना है। तो मेरा सवाल है कि तथाकथित कुंवर साहब 15 साल एमएलए रहे। अगर उनने 15 साल में, एक साल में 3 बार सदन तो चलते ही है, तो अगर उनने 15 साल में तो 3 बार सदन चला, तो 15 थी 45 बार सदन कम से कम चला। और कई बार इमरजेंसी बुला लिया जाता है तो 50 बार मान लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि 50 बार जब सदन चला होगा तो ऑलमोस्ट इसको अगर पूरे दिन मिला लेंगे तो ये कम से कम 200 दिन तो सदन में बैठे होंगे, कम से कम। तो 200 दिन बैठे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं उनने कम से कम 100 सवाल तो उठाए होंगे। और अगर 100 सवाल नहीं उठाए होंगे तो वोट मांगने का अधिकार तो उनको नहीं है। दामोदर का वादा है, अगर 10 दिन भी सदन चलेगा तो 25 सवाल उठेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष जी अनुमति नहीं देंगे, वहीं धरने बैठ जाऊंगा। और मैं सिर्फ सवाल भर नहीं उठाऊंगा, जब भी गंभीर मुद्दा होगा तो 20,000 लोगों को दतिया से भर के ट्रेन में लेके जाऊंगा, सबको बाहर बिठा दूंगा धरने पे, और फिर अंदर सवाल उठाने जाऊंगा। सारी सरकारें गंभीरता से बात सुनेंगी और वही मानेगी। काम कराने के तरीके होते हैं, हैं करने से काम नहीं होते। आंखों में आंख डाल के लड़के काम कराने पड़ते हैं, और कराएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये बात भी मैंने काफ़ी देखा हुआ है कि अधिकारियों पे एकदम से दबाव बनाना सही काम के लिए, ये आप भली-भाँति अच्छे से करते हैं। अन्य जो भी यहाँ राजनीति करते हैं, उन लोगों की अपेक्षा आप ये काम बेहतर करते हैं। अपनी आवाज़ को सामने वाले को अच्छे से बताना कि हमारी क्या ताकत है और ये सही आपको करना पड़ेगा। यहाँ इलेक्शन के करीब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 28 तारीख को यहाँ प्रचार बंद हो जाएगा, 30 तारीख को वोटिंग होगी, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। ये सब अब जल्दी घटित होना है। तो यहाँ सारे उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है, कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है, लोग एक दूसरे को मनाने में भी लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोग मनाते ही रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे? नहीं, मैं तो आगे ऑलरेडी हूँ, उन्हें पीछा करना है मेरा। तो अब पीछा करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई गाड़ी आगे 100 की स्पीड में निकल गई है और वो लगभग 10 किलोमीटर आगे निकल गई है, तो अब आपको उसको पीछा करने के लिए आपको 200 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, या गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। अब 200 किलोमीटर पे दौड़ाने वाली गाड़ी का अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाता है, या गाड़ी भी खराब हो जाती है, और हो सकता है ब्रेकर्स भी मिल जाए बहुत सारे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीछा कर पाएंगे भाई। हम लोग तैयारी में बहुत आगे खड़े हैं, और ये चुनाव हमसे ज्यादा हमारे गांव का किसान, नौजवान, बेरोजगार, माता बहनें सब मिलके लड़ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम हमारे फेवर में आने वाला है। दतिया के युवाओं से यहाँ 2,20,000 मतदाता हैं और उपचुनाव है। लोग दोनों लोगों से काफ़ी अनुभव ले चुके हैं, वो भी काफ़ी बार उनको भी देखा है, बीजेपी को देखा है। आप इस बार तीसरे ऑप्शन में आज़ाद समाजवादी पार्टी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के मतदाता और युवाओं से? मैं यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, 79 ईयर्स दोनों दलों को दे दिए, ऑलमोस्ट दोनों ही दल रहे हैं, कभी कोई बीच में जनसंघ वनसंघ, लेकिन स्वरूप वो इन्हीं दोनों दलों का रहे। अब दोनों से अगर आपको संतुष्टि ना हो, जो कि नहीं है, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, नहीं तो मेरे जैसे लोग भी राजनीति में नहीं आते अगर वो नेता अच्छे काम कर रहे होते। तो मैं तो सिर्फ 2 साल मांग रहा हूँ। तो दूसरों को अगर 80 दे दिए तो हमें सिर्फ 2 साल दे के देख लो। और 2 साल भी तब मांग रहा हूँ जब 30 साल तक लड़ाई लड़ चुका हूँ, सड़कों पर ढेरों केस अपने ऊपर लगवा चुका हूँ, और जनहित के मुद्दों पर कईयों बार जेल तक जा चुका हूँ।
तो पहले संघर्ष कर चुका हूं, तब चुनाव मैदान में वोट मांग रहा हूं। लोग कहते हैं कि पहले विश्वास कर लो, बाद में इस्तेमाल करना। मैं तो कहता हूं नहीं, आप इस्तेमाल कर चुके हो, मेरी क्षमताएं देख चुके हो, अब एक बार विश्वास कर लो, सदन में भेज दो। उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, निराश नहीं करूंगा। ना आप क्रोधित होंगे, ना आप निराश होंगे, आप संतुष्ट होंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। यादव जी, अभी 2-3 दिन पहले एक यहाँ चक्का जाम हुआ और उस चक्का जाम में काफ़ी नुकसान हुआ है। शासन का भी हुआ है और लोगों का भी हुआ है। तो उसमें करीब कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुई है, कुछ अज्ञात भी हैं। तो इस आंदोलन को क्या दृष्टि से देखेंगे आप? क्या निश्चित रूप से गलत तरीका था। देखिए, एक व्यक्ति का टिकट कटा, कल मेरी पार्टी मेरा टिकट काट दे, तो ये मेरी पार्टी और मेरा विषय है ना, उससे दतिया की जनता का क्या सरोकार। और फिर जब आंदोलन करने अगर कुछ उपद्रवी लोग उतर गए, और मैं कहता हूँ चलो वो उपद्रवी नहीं थे, वो भावनात्मक लगाव था उनका नरोत्तम जी से, तो नरोत्तम जी की ड्यूटी थी कि उनको रोकते। 15 दिन पहले तो कह रहे थे, 10 दिन पहले, ये दतिया मेरी जनता है, मेरी माँ बाप है, मेरे सब कुछ है। फिर इसी दतिया की जनता परेशान हो रही थी, तो आपने अपने लोगों को रोका क्यों नहीं? तो मतलब फिर आपका टिकट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जनता मरे भाड़ में जाए। और दूसरा, मैं प्रशासन से भी पूछा है मैंने, और विधायक बनने के बाद विधानसभा में पूछूंगा कि इसका जवाब दो कि गरीब किसान, गांव मजदूर, कोई आदमी अगर बैठता, युवा बैठता, बेरोजगार बैठता, माता बहनें किसी मुद्दे पे अगर चक्का जाम करती, वो भी नेशनल हाईवे, तो क्या आप 15 मिनट से ज्यादा लेते लाठीचार्ज करने में? तो फिर यहाँ 8-10 घंटे क्यों लग गए हटाने में? बहुत गलत घटना थी, न सिर्फ दतिया के इतिहास में, बल्कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के लिए भी बड़ी घटना थी। ऐसे कभी भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक और बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि ये हमेशा पिछड़ा वर्ग और दलित की आवाज़ उठाते हैं, सामान्य वर्ग की आवाज़ नहीं उठाते। क्या सामान्य वर्ग में लोग गरीब नहीं होते क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सामान्य वर्ग की आवाज नहीं उठाता। अम्बेडकरवादी का मतलब है संविधानवादी, संविधानवादी का मतलब है मानवतावादी, ये सब कनेक्टेड हैं तीनों एक दूसरे से। मानवतावाद का मतलब यह है कि मानव मानव की मदद करे, जरूरतमंद की सहायता करे। एक घर में एक माँ के अगर 4 बेटे हैं और घर में आटा उतना है कि सिर्फ 4 रोटी बन सकती हैं, तो 4 रोटी बनी तो चारों बच्चों को एक एक दी जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बड़ा बेटा बहुत लाडला है, जो सबसे ऊपर वाला है, वो बहुत लाडला है तो वो 2 रोटी खा लेगा और 3 बच्चों में कम कम रोटियां बांट दो। तो मैं ये कहता हूँ जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, अगर वो नॉन रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो EWS है या कुछ भी है, तो अगर उस नाते उनको मिल गया तो मिल गया, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत इसमें है कि जिनको नहीं मिल पा रहा है, जातिगत शोषण सदियों तक जिनने झेला है, उनको देने में दिक्कत लोगों को आज भी हो रही है। तो जब मैं उनके हक की बात करता हूँ तो लोग कह देते हैं कि वो तो पर्टिकुलर एक जाति, एक वर्ग के लिए बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गैर बराबरी को समाप्त करने की, सबको हक अधिकार बराबरी से दिलाने की। अब इसमें किसी को गलत चश्मे से देखना है तो देखते रहे, उसकी फिर मैं परवाह नहीं करता। आखिरी में है, दतिया के लिए और मतदाताओं के लिए क्या संदेश है? संदेश नहीं, मैंने तो अपील की है कि सबको बहुत बार देख लिया, एक बार मुझे मौका दो, निराश नहीं होंगे, पूरी तरह संतुष्ट होंगे। उनको ये लगेगा, आप सबको माध्यम से कह रहा हूँ, आप सबको जब भी मुझे मौका आप दे रहे हो इस बार, तो आपको ये लगेगा कि आपने कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, कोई बेटा नहीं, नेता नहीं, ऐसा बेटा, परिवार का सदस्य चुना है जो हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा होगा, जो दतिया की शांति और सुरक्षा और सद्भाव और प्रेम भाईचारा को बना के रखेगा, और विकास अगर हो रहा है असली में तो उसको आगे बढ़ाएगा, और नकली में हो रहा है तो उसको असल में उतारेगा। ये थे हमारे साथ चुनावी जमघट में दामोदर सिंह जी यादव, जिनका ये कहना है कि ये उपचुनाव है, मुझे 2 साल के लिए आप परखें, अगर आपको लगे कि नेता में दम है तो अगली बार मौका दें। आप देख रहे हैं हाई न्यूज, राहुल शर्मा के साथ। नमस्कार। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।